है ना। क्या पढ़ेंगे आज हम? मात्रकों की पद्धतियाँ। कल हमने इसके बारे में हल्की फुल्की चर्चा भी की थी कि आखिर हमको क्यों मात्रकों की पद्धतियों की आवश्यकता पड़ी, है ना। तो देखते हैं, आवाज़ क्लियर आ रही सबकी? हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी सबको? ठीक। मात्रकों की पद्धतियाँ आपकी 4 प्रकार की। पहली आपकी CGS पद्धति, CGS पद्धति, पहली पद्धति आपकी CGS पद्धति, ठीक है। CGS सिस्टम पद्धति को सिस्टम भी बोलते हैं, या मात्रकों की प्रणाली भी कह सकते हैं इसको हम। पद्धतियां बोलो या प्रणाली बोलो, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, मात्रकों की पद्धतियां या मात्रकों की प्रणालियां। CGS पद्धति का पूरा नाम क्या होता है? इस पद्धति का पूरा नाम होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। C से सेंटीमीटर, G से ग्राम और S से सेकंड। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति इसको कहते हैं। तो इस पद्धति का पूरा नाम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति है। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। इस पद्धति को फ्रांसीसी पद्धति या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। फ्रांसीसी पद्धति या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसका उपयोग कहाँ होता होगा भाई? अगर नाम लिखा हो मैंने फ्रांसीसी पद्धति, तो कहाँ होता होगा इसका उपयोग? बताइए, कहाँ होता रहा होगा? फ्रांस में, है ना। अलग अलग जगह के लोगों ने अपने अपने सुविधा के अनुसार क्या किया? क्या किया? पद्धतियों का निर्माण किया। तो उसी आधार पर ये कहाँ चलता रहा होगा? फ्रांस के लोग क्या करते होंगे? लंबाई को सेंटीमीटर में मापते होंगे, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते होंगे और समय को सेकंड में मापते होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये पद्धति क्या कहलाई आपकी? फ्रांसीसी पद्धति कहलाई या मीट्रिक पद्धति कहलाई, ठीक है। माइक आप रखो। तो ये इस तरह से आप क्या करेंगे, अगर इसको पूरा बोलना है हमको, CGS पद्धति के बारे में लिखना है, तो पहली पद्धति जो है वो CGS पद्धति है और इस पद्धति का पूरा नाम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति है। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। इस पद्धति को फ्रांसीसी पद्धति या मीट्रिक पद्धति कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है दूसरी पद्धति जिसका नाम है आपका FPS पद्धति। FPS सिस्टम। FPS, तो F से क्या होगा? इसका पूरा नाम क्या होगा? फुट। P से पाउंड और S से सेकंड। तो इस पद्धति का पूरा नाम फुट पाउंड सेकंड पद्धति होता है ना। इसमें लंबाई का मात्रक, लंबाई को किससे मेजर करेंगे? फुट से। द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है, ठीक है। लंबाई के मात्रक फुट, जैसे मैंने आपको इसके पहले ही बताया था, है ना। 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंच। कौन यूज करता है? टेलर लोग इसको यूज करते हैं, बड़े लोग इसका यूज करते हैं, मिस्त्री लोग इसका यूज करते हैं, फुट का, ठीक है। तो ये हो गया आपका फुट। वैसे 1 पाउंड, ये जो पाउंड होता है, पहले जो बच्चे जब पैदा होते थे ना, तो कितने पाउंड का है ऐसा बोला जाता था। बच्चे जब पहले पैदा होते थे तो कितने पाउंड का है? आजकल किलो चलता है, लेकिन आज के 10-15 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, कि अस्पतालों में बच्चों को पाउंड में नापा जाता था। बच्चा कितने किलो का है, बच्चा कितने पाउंड का है, ऐसा बोला जाता था। तो ये जो 1 पाउंड है वो लगभग आधा किलो का होता है। लगभग आधा किलो का क्या होता है? 1 पाउंड होता है। मतलब 1 किलो में लगभग कितने पाउंड हो जाएंगे? 2 पाउंड हो जाएंगे। यानी आज की डेट में अगर मान के चलो कि एक बच्चा जो पैदा हुआ है, नवजात शिशु जो है, वो अगर 3 किलो का है, तो पाउंड में कितना होगा? 6 पाउंड का होगा। वो कितने का होगा? वो
6 पाउंड का होगा। क्लियर है बात सबको? तो इस तरह से होता है। तो इस पद्धति, हाँ अब देखो ये FPS फुट और पाउंड। अब ये पाउंड जो है ना, फुट और पाउंड, ये चलता था कहाँ पर? ब्रिटेन में। और ब्रिटेन वालों ने कहाँ पर राज किया? हमारे यहाँ पर राज किया। ठीक है, इसलिए इस पद्धति को कौन सी पद्धति कहते हैं? ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। कौन सी पद्धति कहेंगे इसको हम? ब्रिटिश पद्धति, क्योंकि ब्रिटेन के लोगों ने हमारे यहाँ भी राज किया, इसलिए फुट और पाउंड हमारे यहाँ भी चला है ना। अंग्रेजों ने राज किया, तो इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। अगर इसको पूरा बोलना है तो लिखेंगे इस पद्धति का पूरा नाम फुट पाउंड सेकेंड पद्धति है। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकेंड होता है। इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। राइट। नंबर 3 में आती है आपके पास में MKS पद्धति। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? मुकेश कार्य सर? नहीं, मीटर किलोग्राम सेकेंड। राइट। इसका क्या हो जाएगा? M से मीटर, K से किलोग्राम और S से सेकेंड पद्धति, है ना। तो इसमें लंबाई का मात्रक क्या हो गया? इसमें लंबाई का मात्रक क्या हो गया? मीटर हो गया। लंबाई का मात्रक मीटर, मतलब लंबाई को मीटर से मेजर करेंगे, द्रव्यमान को किलोग्राम से मेजर करेंगे और समय को सेकंड से मेजर करेंगे। और ध्यान से यदि आप देखते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ सेंटीमीटर है तो यहाँ मीटर है, यहाँ ग्राम है तो यहाँ किलोग्राम है। इसका मतलब क्या है? ये CGS पद्धति का क्या है? एक बड़ा रूप है। सेंटीमीटर ग्राम है, यहाँ मीटर किलोग्राम है, तो ये क्या है? CGS पद्धति का बड़ा रूप या संशोधित रूप, आप इसको बोल सकते हैं, बड़ा रूप है। ठीक है। नीचे दिख नहीं रहा है क्या? एक मिनट। हाँ, अब ठीक है। CGS पद्धति का क्या है? ये बड़ा रूप है। तो इसको क्या बोलेंगे आप बताइए? पूरा MKS पद्धति पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे बताइए? इस पद्धति का पूरा नाम मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति है। इस पद्धति का पूरा नाम मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति है। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। समय का मात्रक सेकेंड होता है। और देखने पर स्पष्ट समझ में आ रहा है कि यहाँ सेंटीमीटर है तो यहाँ मीटर है, यहाँ ग्राम है तो यहाँ किलोग्राम है, और यहाँ सेकेंड है तो यहाँ पर भी सेकेंड ही है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया मतलब बड़ा कर दिया आपने उसको, ग्राम को किलोग्राम में बदल दिया मतलब बड़ा कर दिया। तो हम एक लाइन में बोल सकते हैं कि जो MKS पद्धति है यह CGS पद्धति का क्या है? बड़ा रूप है। ठीक है। लेकिन इतनी सारी तीनों पद्धतियां पढ़ने के बाद भी हमारा मन नहीं भरा, है ना। क्यों मन नहीं भरा? क्या कारण था हमारा मन नहीं भरने का? और मन नहीं भरने का कारण यह है कि इसमें केवल 3 ही भौतिक राशियों के बारे में चर्चा की जा रही है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, जबकि हमारे पास में 7 मूल राशियां हैं। कितनी मूल राशियां हैं? 7 मूल राशियां हैं। और 7 मूल राशियां हैं तो वे सातों के मात्रक होने चाहिए ना, उनको कैसे मेजर करेंगे? तो फिर एक अन्य और पद्धति का क्या किया गया? निर्माण किया गया, जिस पद्धति को बोलते हैं हम SI पद्धति। क्या बोलते हैं इसको? हम SI पद्धति कहते हैं इसको। SI पद्धति, ठीक है। और इस पद्धति का पूरा नाम भी होता है ली सिस्टम इंटरनेशनल डी। देखते हैं इसको चौथे नंबर पर, है ना। 4th है आपकी SI पद्धति। और ये क्या है? SI पद्धति जो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। ये मतलब यह एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति का मतलब
अच्छा, क्यों निर्माण करना पड़ा, इसका कारण समझ में आया? क्योंकि तीनों की तीनों जो CGS, FPS, MKS है, इसमें केवल हम कितनी राशियों का यूज़ कर रहे हैं? केवल 3, लंबाई, द्रव्यमान, समय। जबकि हमारे पास में 7 मूल राशियां हैं और 7 है ना, दो पूरक मूल राशियां हैं। तो भाई बाकी राशियों को हम कौन सी पद्धति से मेजर करेंगे, कैसे मापेंगे उसको? तो इसके लिए क्या किया गया, फिर सभी वैज्ञानिक बैठे और उन्होंने एक नई पद्धति का क्या किया, निर्माण किया, SI पद्धति का। ठीक है, और SI पद्धति को क्या किया, एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति बना दिया। इस पद्धति का पूरा नाम होता है ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। तो ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस ऐसे इसका नाम है, ली इंटरनेशनल सिस्टम, ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। तो इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास में एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। अब इस अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 7 मूल राशियां हैं, तो 7 मूल मात्रक होंगे और 2 पूरक मूल मात्रक होंगे। तो अब ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में आता है, SI पद्धति में मूल राशियों के नाम, उनके मात्रक और संकेत लिखिए, ऐसा आता है। तो देखते हैं SI पद्धति में जो 7 मूल राशियां, उनके कौन कौन से 7 मूल राशियां हैं, उनके मात्रक क्या है और उनके संकेत क्या है, ये भी हम देखते हैं। ठीक है, तो पहले मैं क्रमांक दे देता हूं। क्रमांक दे देने के बाद में मैं दे देता हूं मूल राशियां, फिर इनके मैं लिख देता हूं मात्रक, और मात्रक के बाद में इसमें लिख देते हैं हम इसके संकेत। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। SI पद्धति में मूल राशियों के नाम, मात्रक एवं संकेत बताइए। तो बहुत आसान है, बताओ सृजल, 7 मूल राशियां कौन कौन सी है, बताइए। नाम बोलो 7 मूल राशियों का। बोलो। हाँ। हाँ। धारा है ना, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। बिल्कुल फटाफट याद होना चाहिए सबको। इतना तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है समझने की होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है याद करने की होती है ना। तो कुछ तो आपको फैक्ट याद रखना ही पड़ेगा। तो 7 मूल राशियां हैं, उसमें पहली मूल राशि कौन सी है, लंबाई है ना, दूसरी द्रव्यमान, फिर समय, फिर ताप, फिर विद्युत धारा, फिर ज्योति तीव्रता, और फिर पदार्थ की मात्रा। और 2 पूरक मूल राशियां कौन कौन सी थी बताया था मैंने आपको, कोण और घनकोण, है ना। यस, तो ये 7 मूल राशियां हो गई, 2 पूरक मूल राशियां हो गई। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। द्रव्यमान को SI पद्धति में देखो, SI पद्धति ही चलती है। ठीक है, अब दुनिया में कौन सी पद्धति लागू है, SI पद्धति ही लागू है। ठीक है, मीटर द्रव्यमान का मात्रक, किलोग्राम समय का मात्रक, सेकेंड ताप का मात्रक, केल्विन, केल्विन से नापते हैं ताप को, विद्युत धारा का मात्रक, एम्पियर ज्योति तीव्रता का मात्रक, कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। वैसे ही कोण का मात्रक रेडियन होता है और घनकोण का होता है स्टेरेडियन। ये हो गया, है ना। तो अब देखिए आप यहां पर कि अब इसकी क्या लिखने हैं हमको, तो आपको मालूम हो गया। अब देखो, मीटर को स्मॉल m से इसका संकेत स्मॉल m हो जाएगा, किलोग्राम स्मॉल kg मैंने आपको उसी दिन बताया था मात्रकों को लिखने का तरीका,
कि आप जब उसके संकेत लिखेंगे तो स्मॉल लेटर का यूज़ करेंगे। समय, समय का सेकेंड, केल्विन वैज्ञानिक है इसलिए कैपिटल के, एम्पियर वैज्ञानिक है इसलिए कैपिटल ए, कैंडिला CD और मोल MOL, ये उसका संकेत होता है। रेडियन के लिए RAD रेडियन और स्टेरेडियन के लिए सिर्फ SR भर लिखा जाता है ना। तो इस तरह से आपके पास में ये एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। और थोड़ा सा गौर करिए, इसमें SI पद्धति जो है ये MKS पद्धति का विस्तृत रूप है। माइक ऑन है बेटा किसी न किसी का? माइक 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 प्लीज माइक। प्रियंका 1 2 3, हु आर यू? प्रियंका 1 2 3, माइक ऑफ करो। म्यूट की जो बटन है, क्या बोल रहा हूं मैं कि ये जो SI पद्धति है ये MKS पद्धति का संशोधित रूप है। क्यों संशोधित रूप है? क्योंकि मीटर किलोग्राम सेकंड MKS पद्धति में है और यहाँ पर भी मीटर किलोग्राम सेकंड है। इसी को हमने क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया है। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, SI पद्धति हो गया। ठीक है, तो 4 मात्रकों की पद्धतियाँ हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, फुट पाउंड सेकंड पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, एंड द लास्ट इज SI पद्धति विच इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. It is also called Lee system international D units. There are 7 fundamental quantities and 2 supplementary fundamental quantities and with units and symbol also. Screenshot please. लंबाई किसे कहते हैं? तो आकाश में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? लंबाई कहते हैं। क्या होगी डेफिनेशन? आकाश में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? हम लंबाई कहते हैं। ठीक है, अब वैसे तो इसकी परिभाषा फिर और वो फ्रांस में जो सेवरस नामक स्थान में जो अलग अलग परिभाषाएं बनी है वो अलग। चाय तो पी के आ गया मैं घर से। तो एक काम करो, इसको ढक के रख दो, मैं फिर पीता हूँ, या फिर रहने दो ना, मैं पी लूँगा अभी। हाँ हाँ, हेलो, हाँ क्या बात कर रहा था मैं? लंबाई। ठीक है, लंबाई मतलब आकाश में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की जो दूरी है, आवाज़ अभी बैठी हुई है मेरी, है ना? किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? लंबाई कहलाती है। तो लंबाई के कुछ छोटे मात्रक भी होते हैं और लंबाई के कुछ बड़े मात्रक भी होते हैं, है ना? इनको हम देखते हैं अब। ठीक, तो पहले देखते हैं लंबाई के छोटे मात्रक। छोटे मात्रकों की भी क्या आवश्यकता है वो भी अपन समझेंगे। लंबाई के छोटे मात्रक, है ना? स्मॉल यूनिट्स ऑफ लेंथ।
लंबाई के छोटे मात्रक में पहला मात्रक होता है आपका माइक्रोन। नाम तो सुने होगे इसका, सुने हो इसका नाम, म्यू एम, माइक्रोन, म्यू एम या म्यू से इसको लिखते हैं माइक्रोन। माइक्रोन का उपयोग कहाँ किया जाता है? पहले तो होता क्या है, 1 मीटर के 10 लाखवें भाग को क्या कहते हैं? माइक्रोन कहते हैं, है ना। यानी 1 माइक्रोन इज इक्वल टू कितना होता है? 1 म्यू। क्या पढ़ते हैं इसको? म्याऊ नहीं, क्या पढ़ेंगे? म्यू। क्या पढ़ेंगे? म्यू पढ़ेंगे इसको, ठीक है। ये लिखो म्यू, ठीक। तो 1 म्यू एम मतलब इसको बोलते हैं माइक्रोमीटर भी बोलते हैं, माइक्रोन को माइक्रोमीटर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो 1 माइक्रोमीटर या 1 माइक्रोन इज इक्वल होता कितना है? 1 माइक्रोन म्यू एम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। कितना होता है? 10⁻⁻6 मीटर होता है। अब देखो 10⁻⁻6 मीटर का मतलब क्या है? अगर हम 10⁻⁻6 लिखते हैं तो इसको हमको ऐसा लिखना पड़ेगा, 1/10⁻6 लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब ऊपर की पावर नीचे आएगी तो क्या हो जाएगा? माइनस क्या हो जाएगा? प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर यहाँ पर 6 की पावर है तो 0 कितने लगेंगे? 6, 1 2 3 4 5 6, राइट। इस तरह से होगा। और चूंकि मीटर लिखा है तो मीटर लिख देते हैं। अब 1 मीटर में कितने का भाग हुआ? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। मतलब 1 मीटर को 1 मीटर में भाग दिया कितने का? 10 लाख का। और 10 लाख टुकड़ों में उसको बांट दिया। 10 लाख टुकड़ों को में बांटने के बाद वो जो एक टुकड़ा मिलेगा, वो एक टुकड़ा क्या कहलाएगा आपका? 1 माइक्रोन कहलाएगा। तो समझ लो, अब जैसे 1 मीटर को 100 भागों में बांटते हो तो 1 भाग क्या कहलाता है? 1 सेंटीमीटर कहलाता है। अब यहाँ 1 मीटर को कितने भागों में बांटना है? 10 लाख, क्योंकि आपने भाग किसका दिया है? 10 लाख का दिया है 1 मीटर में। तो 10 लाख भागों में जब आप उसको बांट देंगे तो बांटने के बाद में बताइए आप कितना छोटा सा मिलेगा? 100 भागों में बांटते हैं तो 1 सेंटीमीटर इतना छोटा होता है ना। जब आप उसको 10 लाख भागों में बांट देंगे तो क्या होगा? दिखेगा भी नहीं आपको, इतना छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो जो 1 भाग है उसको बोलते हैं 1 माइक्रोन। तो फिर भाई इतनी छोटी राशि का उपयोग कहाँ करते होंगे फिर इस मात्रक का, जो दिख नहीं रहा है? तो इस मात्रक का उपयोग करते हैं सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करने के लिए, है ना। अति सूक्ष्म जीवों का आकार ज्ञात करने के लिए, आकार पता करने के लिए क्या करते हैं? इसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो अगर हमको किसी ने पूछा कि माइक्रोन क्या है तो हम बोलेंगे 1 माइक्रोन किसे कहते हैं? तो बोलेंगे 1 मीटर के 10 लाखवें भाग को, 1 मीटर के 10 लाखवें भाग को क्या कहते हैं? 1 माइक्रोन कहते हैं। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10 रेस्ट टू द पावर, क्या पढ़ते हैं इसको? रेस्ट टू दी पावर। कोई द पढ़ता है, कोई दी पढ़ता है, एक ही बात है। 10 रेस्ट टू दी पावर -6 ऐसा पढ़ा जाता है। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, है ना, 10 रेस्ट टू दी पावर -6 मीटर। और इसका यूज कहाँ करते हैं? सूक्ष्म जीवों का आकार पता करने में। सूक्ष्म जीवों का उपयोग क्या है इस माइक्रोन का? तो सूक्ष्म जीवों का आकार पता करने में या आकार मापने में, जैसा भी आपको अच्छा लगे। मापने में या पता करने में, जो भी है। यह हो गया छोटा मात्रक। तो आपको लग रहा होगा कि ये बहुत छोटा मात्रक हो गया, इससे छोटा मात्रक तो हो ही नहीं सकता। लेकिन इससे छोटा मात्रक भी होता है, उसका नाम है एंगस्ट्राम। दूसरा जो मात्रक है छोटा मात्रक लंबाई का, वो है एंगस्ट्राम। एंगस्ट्राम इसको लिखते हैं ए पर ऐसा 0 लगा देते हैं। अंश जो लगाते हैं वो ऐसा किनारे में लगाते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने 1 के बिल्कुल ऊपर सिर पे बिठा दिया मैंने उसको, 0 को, ठीक है ना। तो
उसको क्या बोलेंगे हम, एंगस्ट्राम कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, एंगस्ट्राम। और ये जो एक एंगस्ट्राम जो होता है, 1 एंगस्ट्राम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। याद रखना सब आपको, एक माइक्रोन बराबर क्या होता है, एक एंगस्ट्राम बराबर क्या होता है, ये आपको क्या करना है, याद रखना है। तो 1 एंगस्ट्राम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। मतलब अब सोचो, अब बटे में क्या करना है आपको, 10 जीरो लगाना है। 10 जीरो मतलब इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। मतलब 1 मीटर के 10 अरबवें भाग को क्या बोलेंगे आप, एक एंगस्ट्राम कहेंगे, है ना। यानी ये माइक्रोन से भी क्या हो गया, छोटा हो गया। माइक्रोन पर तो -6 की पावर है। जितनी ज़्यादा ऋणात्मक पावर बढ़ेगी उतने छोटी होती जाएगी क्वांटिटी, राशि, ठीक है। तो ये -10 की पावर होती है। तो इसका कहाँ उपयोग करते होंगे, इसका उपयोग करते हैं नाभिकीय भौतिकी में। परमाणु और नाभिक के आकार को व्यक्त करने के लिए एंगस्ट्राम का यूज़ किया जाता है। जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री में आप देखेंगे कि आपको नाभिक का आकार, परमाणु का आकार जब हमको पता करना होगा तो तब हम एंगस्ट्राम का यूज़ करते हैं। परमाणु का जो त्रिज्या होती है, अणु की जो त्रिज्या होती है, उसका आकार एंगस्ट्राम में व्यक्त किया जाता है। तो इसका अगर हम उपयोग देखें तो नाभिकीय भौतिकी में इसे उपयोग करते हैं। नाभिकीय भौतिकी में परमाणु और नाभिक का आकार व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। फिर और आपको अच्छा लग रहा होगा कि चलो ठीक है, सबसे छोटा तो एंगस्ट्राम हो गया, अब इससे छोटा नहीं होगा, लेकिन इससे भी छोटा होता है ना, इससे भी छोटा होता है, ठीक। और वो होता है फर्मी, है ना। तो एक और है तीसरे नंबर में, जिसका नाम है फर्मी। फर्मी, इसको स्मॉल एफ से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, इसको स्मॉल एफ से लिखते हैं। और 1 फर्मी इज इक्वल टू होता है, 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। यानी कि अब 1 मीटर को कितने भागों में बांटोगे, 10⁻15 की घात भागों में क्या कर दोगे, बांट दोगे। अब 10⁻15 की घात कितनी होती है तुम्हें पता लगा लो। लंबाई क्या होता है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, फिर शंख, बजाओ शंख, बहुत हो गया, है ना। एक मतलब एक शंखवे बोलेंगे उसको, तो अपन सोच भी नहीं सकते उतना, ठीक है। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 10⁻⁻15, 10⁻15 की घात मीटर को क्या बोलते हैं हम, है ना, एक फर्मी कहते हैं। और इसका भी उपयोग नाभिकीय भौतिकी में ही किया जाता है। क्या होता है, कुछ परमाणु छोटे, कुछ परमाणु बड़े होते हैं, है ना। तो उसी आधार पर, छोटे और बड़े के आधार पर हम फर्मी का उपयोग करते हैं। नाभिकीय भौतिकी में ही इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। लेकिन जनरली जो उपयोग में आता है वो कौन सा है, एंगस्ट्राम ही उपयोग में आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास लंबाई के छोटे मात्रक। याद रखना है आपको, विकल्प में पूछ लेता है लंबाई के छोटे मात्रक और बड़े मात्रक, ठीक है। माइक्रोन, 1 माइक्रोन इज इक्वल कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए 10⁻⁻6 मीटर। एंगस्ट्राम, 1 एंगस्ट्राम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। फर्मी, तो फर्मी आपको मालूम होना चाहिए, 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर, ओके। अब जब लंबाई के छोटे मात्रक पढ़ लिए तो अब हम लंबाई के क्या पढ़ेंगे, बड़े मात्रक पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं लंबाई के बड़े मात्रक, लार्ज यूनिट ऑफ लेंथ। 3 मिनट बाद शायद बंद होगा ये। लंबाई के बड़े मात्रकों में पहला मात्रक जो आपके पास में है वो है आपका प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष लंबाई के बड़े मात्रकों में पहला क्या है,
प्रकाश वर्ष, जिसको बोलते हैं लाइट ईयर। लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष से पहला ही क्वेश्चन बनता है, प्रकाश वर्ष खालिस्तान का मात्रक है। अब बताइए प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? बताइए सब लोग, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष खालिस्तान का मात्रक है। किसका मात्रक है? लंबाई का, द्रव्यमान का, समय का, ताप का, किसका? बोलिए। लंबाई। अरे लिखा ही वो मैंने, लंबाई के बड़े मात्रक लिखा हूं तो बात समझ में आ जाती है। लेकिन कंफ्यूजन की स्थिति यह होती है कि यहां वर्ष लिखा रहता है और वर्ष होता है एक प्रकार का समय। तो वर्ष लिखने से आपको कंफ्यूजन की स्थिति में नहीं आना चाहिए कि यहां वर्ष लिखा है तो यह समय का मात्रक होता होगा। यह समय का मात्रक नहीं होता। ये किसका मात्रक होता है? लंबाई का मात्रक होता है, प्रकाश वर्ष। अब इसकी परिभाषा पर आते हैं। प्रकाश वर्ष कहते किसको है? पहली चीज तो दिमाग में बैठा लो, प्रकाश वर्ष लंबाई का मात्रक है, समय का मात्रक नहीं है। दूसरी बात, प्रकाश वर्ष की परिभाषा क्या होगी? एक प्रकाश वर्ष से आप क्या समझते हैं? तो प्रकाश द्वारा वायु या निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या होगी डेफिनेशन? प्रकाश द्वारा वायु या निर्वात में, या शुरुआत यहां से करो, वायु या निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं, या एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है। अब कैसे, क्या है? कौन गति कर रहा है? कौन गति कर रहा है? प्रकाश गति कर रहा है। कहां गति कर रहा है? वायु या निर्वात में गति कर रहा है। कहां? या तो देखो, सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, या तो उसके मार्ग में वायु होगी या नहीं होगी, दो ही चीजें होगी। ठीक है। तो वायु या निर्वात में गति करेगा। प्रकाश द्वारा
वायु या निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। कौन गति कर रहा है, कौन तय करेगा दूरी? प्रकाश तय करेगा। कहाँ तय करेगा? कहाँ तय करेगा? वायु या निर्वात में वो दूरी क्या करेगा? दूरी तय करेगा। और कितने समय में तय करेगा? एक वर्ष में तय करेगा, पूरी एक वर्ष में। क्लियर हो गई बात सबको? कौन कौन चलेगा? प्रकाश चलेगा। कहाँ चलेगा? वायु या निर्वात में चलेगा। कितने समय में चलेगा? एक वर्ष तक चलेगा। तो एक वर्ष तक जब प्रकाश चलेगा वायु या निर्वात में, तो वो कितनी दूरी तय करेगा? जितनी भी दूरी तय करेगा उसको क्या कहेंगे हम? प्रकाश वर्ष कहेंगे। क्लियर हो गई बात अब? ठीक है, हो गई ना क्लियर बात? तो अब परिभाषा क्या हुई? प्रकाश द्वारा वायु या निर्वात में, प्रकाश द्वारा वायु या निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसे LY से प्रदर्शित करते हैं। LY से क्या करते हैं? इसको प्रदर्शित करते हैं। L मतलब लाइट, Y मतलब ईयर, तो ये हो गया प्रकाश वर्ष। अच्छा, अब एक प्रकाश वर्ष बराबर होता कितना है, हम इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो मुझे बताइए वेग बराबर क्या पढ़े हो आप लोगों ने? वेग बराबर दूरी बटे समय पढ़े हो? यस और नो? वेग बराबर दूरी बटे समय पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? अरे ये सूत्र पढ़े हो या नहीं पढ़े हो? पढ़े हो ना सभी ने? हाँ, तो वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। अच्छा, अब क्या कर दूं मैं? दूरी का मान निकालूंगा तो क्या होगा बताओ? दूरी का मान निकालूंगा तो क्या होगा बताओ? दूरी बराबर समय का यहां गुणा हो जाएगा, वेग गुणा क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। बात समझ में आ रही सबके? ठीक है, इस तरह से वेग बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर वेग गुणित समय हो जाएगा। अच्छा, अब मैंने दूरी को क्या बोला हूं भाई? ये प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मात्रक है ना, दूरी या लंबाई का मात्रक है। प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी या लंबाई का मात्रक है। दूरी को भी आप लंबाई में ही मापते हो, और लंबाई को आप मतलब लंबाई को आप मीटर में ही मापते हो, और दूरी को भी आप मीटर में ही मापते हो। तो कुल मिलाकर प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मात्रक बोल सकते हो या लंबाई का मात्रक बोल सकते हो, दोनों बात एक ही है। प्रकाश वर्ष दूरी का भी मात्रक बोल सकते हो और लंबाई का भी मात्रक बोल सकते हो। ठीक है, तो भाई ये जो दूरी है इसी को तो हमने क्या बोला है? प्रकाश वर्ष। परिभाषा देखो हमारी, तो दूरी को हमने बोल दिया प्रकाश वर्ष। क्यों दूरी को प्रकाश वर्ष बोला? क्योंकि परिभाषा हमारी क्या है? प्रकाश द्वारा वायु या निर्वात में एक वर्ष में तय की गई या चली गई दूरी को क्या बोलते हैं हम? प्रकाश वर्ष कहते हैं। दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, मतलब दूरी के स्थान पे क्या लिख दिया मैंने? प्रकाश वर्ष। अच्छा, कौन गति कर रहा है? प्रकाश। तो किसका वेग आएगा? प्रकाश का वेग आएगा। यहां आ जाएगा आपका प्रकाश का वेग, ये आ गया। अच्छा, समय कितना है? समय कितना है? एक वर्ष। प्रकाश का समय मतलब समय जो है वो एक वर्ष है आपके पास। ठीक, तो हमने कौन सा सूत्र का उपयोग किया? वेग बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर आ गया वेग गुणित समय। और प्रकाश वर्ष चूंकि दूरी का मात्रक है, इसलिए दूरी के स्थान पर क्या लिख दिया हमने? प्रकाश वर्ष। कौन गति कर रहा है? प्रकाश गति कर रहा है, इसलिए वेग के स्थान पर प्रकाश का वेग लिखा। और समय कितना है? एक वर्ष में तय की गई दूरी है, इसलिए एक वर्ष लिख दिया। राइट है? यस और नो? इट इज क्लियर दैट? क्लियर? ओके ओके, हाँ, तो इतनी बात अगर समझ में आ गई है, तो अब एक प्रकाश वर्ष मतलब 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग कितना होता है? किसी को मालूम है प्रकाश का वेग? एनीबॉडी? प्रकाश का वेग कितना होता है? बोलो। प्रकाश का वेग कोई बात नहीं, नहीं मालूम? 3 गुणित 10 पर 8 की घात मीटर प्रति सेकंड होता है प्रकाश का वेग। 3 गुणित 10 पर 8 की घात। याद रखेंगे प्रकाश का वेग जो होता है
है ना, वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है प्रकाश का वेग। तो ये हो गया प्रकाश का वेग 3 × 10⁸। अच्छा, अब बात करते हैं 1 वर्ष। लेकिन अब देखो, हमने ऐसे जितने भी पद्धतियां पढ़ी उन सभी पद्धतियों में समय का मात्रक क्या है? 4 पद्धतियां पढ़ी ना आपने, उसमें समय का मात्रक क्या है बताइए? सेकंड है, समय का मात्रक सेकंड है। लेकिन यहां तो हमने समय कितना लिखा है? 1 वर्ष। तो 1 वर्ष में कितने सेकंड होंगे ये कैसे पता चलेगा? 1 वर्ष में कितने सेकंड होंगे ये कैसे पता चलेगा? क्या करें फिर? तो देखो मैं बताता हूं 1 वर्ष में कितने सेकंड होंगे। अच्छा, एक मुझे बताइए 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। तो 1 वर्ष में 365 दिन हो गए। अच्छा, अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24, बिल्कुल। अच्छा, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 होते हैं। समझ में आ गई बात? तो इतने का जब हम गुणा करेंगे तो 1 वर्ष में सेकंड की संख्या निकल जाएगी। समझ गए? और कैसे निकाला मैंने, समझ में आया? 1 वर्ष में 365 दिन, 1 दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। ठीक है, जब इनका पूरा हम जब गुणा करते हैं तो आता है, गुणा करने के बाद में 1 लाइट ईयर मतलब 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। इतना 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू हो जाएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर। ये होता है आपका 1 प्रकाश वर्ष। क्लियर है सबको? यस और नो? राइट। और कैसे आया ये बात समझ में आ गई सभी के? कैसे निकाला मैंने, बात समझ में आ गई ना? वेग बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर वेग गुणित समय, वेग मतलब दूरी मतलब प्रकाश वर्ष, वेग मतलब प्रकाश का वेग, समय मतलब 1 वर्ष। इसके बाद में 1 लाइट ईयर, प्रकाश का वेग 3 × 10⁻⁸, 1 वर्ष में 365 दिन, 1 दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड। सबका गुणा किए 1.46 × 10⁻15 मीटर आ गया। इसके बाद में आपके पास में आता है खगोलीय मात्रक, है ना। ये तो पहला हुआ बड़ा मात्रक। दूसरा मात्रक होता है खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं इसको, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये जो खगोलीय मात्रक है, इस खगोलीय मात्रक का काम क्या है? इस खगोलीय मात्रक का काम है सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को ज्ञात करना। इसके बीच की, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। औसत इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पृथ्वी कभी सूर्य के नजदीक भी आती है और कभी क्या होती है, दूर भी जाती है। तो आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते, इसलिए औसत निकालना पड़ता है। जब आपको एग्जैक्ट नहीं मालूम है तो औसत ज्ञात करना पड़ता है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? खगोलीय मात्रक का उपयोग करते हैं, है ना। इसको लिखते हैं 1 AU से। 1 AU 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू होता है, इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1.496 × 10⁻11। 1.496 × 10⁻11 मीटर, है ना। ये होता है खगोलीय मात्रक। 1 AU इज इक्वल टू 1.496 × 10⁻11 मीटर खगोलीय मात्रक हो गया। कहाँ उपयोग करते हैं इसका, खगोलीय मात्रक का? पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को क्या बोलते हैं हम? खगोलीय मात्रक कहते हैं। और उसे AU से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब एक और मात्रक है आपके पास में, पारसेक। पारसेक तीसरा और अंतिम, और इसके बाद हम क्लास को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। पारसेक, पैरालैक्टिक सेकेंड। ठीक है। और 1 पारसेक, 1, इसका यूज कहां करते हैं? इसका यूज करते हैं पृथ्वी और तारों के बीच की
दूरी को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, पृथ्वी और तारों के बीच की दूरी। अच्छा, तारे पास में है क्या, सूर्य पास में है? बताइए, तारे पास में है कि सूर्य पास में है? हाँ, अरे बताओ ना, तारे पास में है कि सूरज पास में है? किसी को नहीं मालूम? अरे सूरज पास में है ना, तभी तो बड़ा दिखता है। सूरज से भी बड़े बड़े हैं तारे, लेकिन वो बहुत दूर हैं। इसलिए पारसेक जो है वो खगोलीय मात्रक से बड़ा होगा कि छोटा होगा, बताओ क्या होगा? 1 पारसेक जो है इज इक्वल टू, ये अगर इसको लाइट ईयर में भी आप मेजर करते हैं तो लाइट ईयर में इसकी वैल्यू होती है 3.26 लाइट ईयर। कितनी होती है? 3.26 LY, मतलब लाइट ईयर का कितना गुना है? 3.26। और अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू अगर हम निकालें तो ये होती है 3.08 गुणित 10⁻16 की घात मीटर। यानी ये किससे अधिक है? लाइट ईयर से भी अधिक है। यहां 15 की ही घात है, यहां 16 की घात है। और क्यों है 16 की घात? क्योंकि भाई सूर्य, जो तारे हैं वो तारे सूर्य से भी क्या है, अधिक दूरी पर है ना। इसलिए सीधी सी बात है, 1 0 यहां पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो 3.08 गुणित 10⁻16 की घात मीटर। तो ये हो गया आपके पास में लंबाई के बड़े मात्रक। ठीक है, प्रकाश, जिसमें से यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रकाश वर्ष ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।